नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम निबंध के प्रकार, क्षेत्र, निबंध लेखन प्रक्रिया तथा निबंध की विशेषताओं के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र 1B के अंतर्गत तीसरी इकाई अर्थात साहित्येतर पाठ्यक्रम के अंतर्गत निबंध लेखन एक टॉपिक दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें निबंध का अर्थ, परिभाषा आदि निबंध से संबंधित विभिन्न विषयों पर अध्ययन करना है, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने निबंध का अर्थ, परिभाषा, उसका स्वरूप, महत्व आदि को लेकर विचार किया है। आज के इस लेक्चर में हम निबंध से संबंधित और कुछ छोटे छोटे मुद्दों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम निबंध के प्रकारों पर विचार करते हैं। वैसे मुक्त रूप से किया गया लेखन या स्वच्छंद रूप से किया गया लेखन निबंध कहा जाता है, जो अंग्रेजी के ऐसे शब्द के पर्याय के रूप में हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र विधा के रूप में निर्माण हुआ है। सामान्यतः 1850 के बाद भारतेंदु युग के अंतर्गत निबंध का प्रारंभ माना जाता है। साहित्य के विकास के साथ निबंधों का भी व्यापक मात्रा में विकास हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, रामविलास शर्मा जैसे अनेक उच्च कोटि के निबंधकारों के कारण आज निबंध साहित्य ने एक अलग स्तर प्राप्त कर लिया है। निबंध एक पूर्णतः वैचारिक विधा है। यही कारण है कि निबंध को गद्य की कसौटी कहा जाता है। स्वयं शुक्ल जी ने इस संबंध में कहा था कि अगर साहित्य में गद्य उसकी कसौटी है या गद्य साहित्य की कसौटी है तो निबंध गद्य की भी कसौटी है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी साहित्य विधाओं में निबंध को सर्वाधिक कठिन या सर्वाधिक मुश्किल साहित्य प्रकार माना गया है। ऐसी स्थिति में निबंधों का लेखन करना एक मुश्किल कार्य माना जाता है। निबंध अनेक प्रकार से लिखे जा सकते हैं, क्योंकि निबंधों को लेकर कोई विशिष्ट बंधन नहीं है। निबंध एक मुक्त रचना है, यहाँ तक कि उसे मुक्त मन की उड़ान तक कहा जाता है। निबंध का शुरुआत कैसी करनी है, मध्य कैसे है, विकास कैसे है, अंत कैसे है, अन्य कथाएं, उद्धरण, काव्य पंक्तियाँ, शेर शायरी, इनका प्रयोग करना है अथवा नहीं करना है, इन सब के बारे में निबंध लेखन के संबंध में कुछ निश्चित नियम नहीं है। दूसरी ओर विषय की दृष्टि से भी निबंध पर किसी प्रकार का बंधन देखने को नहीं मिलता। अब ऐसी परिस्थिति में निबंध अनेक पद्धतियों से, अनेक रूपों से लिखे जा सकते हैं। यही कारण है कि निबंधों के अनेक विषय हो सकते हैं, क्योंकि निबंध का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। सामान्य रूप से अगर हम देखें तो मानव समाज, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, मानव प्रवृत्तियाँ, मानवीय मनोवेग, आचार विचार, जीव जगत, पशु पक्षी, भवन, शहर, गांव, यात्रा, आत्मकथा आदि किसी भी विषय पर निबंध लिखे जा सकते हैं या निबंधों का लेखन किया जा सकता है।
यही कारण है कि निबंध के अनेक प्रकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, विद्वानों ने इन सभी प्रकारों को अलग अलग पद्धतियों से विभाजित भी किया है। आज हम इनमें से निबंध के 4 प्रमुख प्रकारों पर विचार करेंगे। वर्णनात्मक निबंध, कथात्मक या विवरणात्मक निबंध, भावात्मक अथवा विचारात्मक निबंध और चौथा आलोचनात्मक निबंध। सबसे पहले निबंध का पहला प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। सामान्यतः किसी विषय का वर्णन करना या दूसरे शब्दों में किसी विषय का आंखों देखा हाल सुनाना, आंखों देखा वर्णन करना वर्णनात्मक निबंध कहलाता है। मतलब इसके अंतर्गत निबंधकार जिस विषय को देखता है उसका जैसा कि वैसा यथार्थ या वास्तविक वर्णन कर देता है। इसके लिए वह किसी अन्य ग्रंथों की सहायता नहीं लेता या अन्य संदर्भों का प्रयोग नहीं करता, बल्कि उसने जो देखा है बस उसी का वर्णन वह इसके अंतर्गत करता है। ऐसे निबंध वर्णनात्मक निबंध कहलाते हैं। जैसे पशु पक्षी, नगर, वन उपवन, पर्व त्योहार या अन्य घटक है, विभिन्न प्रकार की घटनाएं हैं, इनका आंखों देखा वर्णन किया जाता है, जैसा देखा वैसा वर्णन किया जाता है। अतः ऐसे विषय वर्णनात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। निबंध का दूसरा प्रकार है कथात्मक या विवरणात्मक निबंध। इसके अंतर्गत इतिहास, जीवन चरित्र, कहानी, आत्मकथा आदि विषयों पर जो निबंध लिखे जाते हैं, जिनमें कहीं न कहीं या कुछ न कुछ मात्रा में घटना, प्रसंग या संक्षिप्त कथाओं का प्रयोग होता है या जिनमें विवरण का प्रयोग किया जाता है, ऐसे निबंधों को कथात्मक या विवरणात्मक निबंध कह सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इन निबंधों में कहीं न कहीं कथा अवश्य आती है। अब यह कथा छोटी हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है या वास्तविक हो सकती है, लेकिन निबंधकार अपने निबंध को आकर्षक एवं प्रभावी बनाने के लिए ऐसी थोड़ी सी कथाओं का प्रयोग इसके अंतर्गत अवश्य करता है। ऐसे निबंध कथात्मक निबंध, तो जिन निबंधों में विवरण को अधिक महत्व दिया जाता है, ऐसे निबंधों को विवरणात्मक निबंध कहा जाता है। तीसरा प्रकार है भावात्मक अथवा विचारात्मक निबंध। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के मानवीय मनोभावों पर आधारित जो निबंध लिखे जाते हैं, उनका समावेश किया जाता है। मनुष्य के अनेक जो मनोवेग है, मनोविकार है, उन पर आधारित या मनुष्य की भाव भावनाओं पर आधारित जो निबंध है, उनका समावेश भावात्मक निबंधों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो दूसरी ओर जीवन से संबंधित जो गंभीर विषय है, उनसे संबंधित निबंधों को हम विचारात्मक निबंध कह सकते हैं। जैसे परोपकार, स्वावलंबन, विद्यार्थी जीवन, सत्य, अहिंसा, क्रोध, लोभ, प्रीति, इस प्रकार के मानवीय भावनाओं पर आधारित जो निबंध होंगे या मानवीय मनोवेगों पर आधारित जो निबंध होंगे, वे भावात्मक निबंध कहलाए जाएंगे। तो दूसरी ओर आज की राजनीति, आतंकवाद, भ्रष्टाचार या वर्तमान जो गंभीर मुद्दे हैं, कोरोना है, इन मुद्दों पर जो निबंध लिखे जाएंगे, ऐसे निबंध पूर्णतः वैचारिक होंगे। ऐसे निबंधों को विचारात्मक निबंध कहा जाता है। निबंध का चौथा प्रकार है आलोचनात्मक निबंध। सामान्यतः किसी ग्रंथ की समीक्षा, किसी पात्र के बारे में उसका किया गया चरित्र चित्रण आदि प्रकार के जो विषय है, वे विषय आलोचनात्मक निबंधों के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ऐसे निबंधों के अंतर्गत किसी भी घटना, पात्र, ग्रंथ, वस्तु आदि के पक्ष विपक्ष में विचार किया जाता है और तर्कपूर्णता के माध्यम से या मार्मिक तर्कों के द्वारा
उसके पक्ष में और विपक्ष में दोनों ही प्रकार की बातें बताते हुए कोई सम्यक मूल्यांकन करने का प्रयत्न या उस बारे में कोई सम्यक विचार व्यक्त करने का प्रयत्न इन निबंधों में किया जाता है। ऐसे निबंध आलोचनात्मक निबंध कहलाते हैं। ये हुए निबंध के प्रकार। अब हम विचार करेंगे निबंध के क्षेत्र के संबंध में। वैसे देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि निबंध का क्षेत्र आकाश की तरह असीम है। इसका तात्पर्य यह है कि जिस तरह से आकाश असीम है, आकाश की कोई सीमा नहीं है, आकाश की कोई मर्यादा नहीं है, उसी प्रकार से निबंध के विषय की भी कोई मर्यादा नहीं है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अत्यंत सामान्य से सामान्य विषय से लेकर अत्यंत गंभीर से गंभीर विषय तक किसी भी विषय पर निबंध लिख सकता है। मतलब अत्यंत छोटे से लगने वाले विषय से लेकर कि जो शायद सामान्य लोगों की भाषा में या जो शायद दूसरों की भाषा में नगण्य विषय हो सकते हैं, ऐसे नगण्य विषयों से लेकर अत्यंत गंभीर या पूर्णतः वैचारिक विषय तक किसी भी विषय पर निबंध लिखा जा सकता है। तो इसी संदर्भ में कहा जाता है कि आकाश कुसुम से लेकर मिट्टी के पदाक्रांत कण तक, आकाश कुसुम से लेकर मिट्टी के पदाक्रांत कण तक किसी भी विषय पर निबंध लेखन किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि निबंध के दृष्टि से क्षेत्र का कोई ऐसा विशिष्ट बंधन या विशिष्ट सीमा नहीं है। निबंध पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वैचारिक है। शायद काव्य या गद्य की दूसरी विधाएं इन पर कहीं न कहीं कुछ न कुछ बंधन अवश्य होते हैं। जैसे अगर हम देखें कोई महाकाव्य हम लिखते हैं तो महाकाव्य में आमतौर से सर्गों का, छंदों का, रसों का बंधन होता है। छोटी कविताएं भी लिखते हैं तो उसमें आकार वगैरह इनका बंधन हो सकता है। या अन्य गद्य भी लिखते हैं तो गद्य के अंतर्गत भी उसके तत्व वगैरह इनके बंधन होते हैं। लेकिन निबंध की दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि निबंध में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता, केवल उसमें विषय को पूरी तरह से या विषय को मार्मिक रूप से व्यक्त करना बहुत आवश्यक होता है। यही कारण है कि निबंध में आप किसी भी सामान्य विषय को लेकर निबंध लिख सकते हैं। हाँ, एक बात अवश्य है कि निबंध पूर्णतः वैचारिक विधा होने के कारण पाठकों को अपनी ओर आकर्षित करना मुश्किल कार्य होता है। दूसरी ओर अन्य कविताएं या अन्य कथात्मक साहित्य में कुछ रोचकता होने के कारण उनकी ओर पाठक जल्दी से आकर्षित हो जाते हैं। इसके बावजूद अगर निबंधकार रोचक मार्मिक शैली का प्रयोग करे तो वह निबंध को भी आकर्षक बना सकता है, या रोचक मार्मिक शैली निबंध की दशा में कोई बंधन या रुकावट नहीं बन जाती। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि विषय कोई भी हो, उसकी प्रस्तुति मार्मिकता के साथ हो सकती है और होनी चाहिए। जैसे कि नाक, कान, दांत, आँखें, ऐसे अत्यंत सामान्य लगने वाले विषयों पर अनेक बड़े निबंधकारों ने रोचक एवं आकर्षक निबंधों का सृजन किया है। ऐसी परिस्थिति में गंभीर विषयों पर भी रोचक और मार्मिक शैली में निबंधों का लेखन किया जा सकता है, जो कुल मिलाकर निबंध को प्रभावी बना सकता है। दूसरी ओर किसी भी प्रकार का विषय निबंध के लिए सीमित नहीं है। मतलब निबंध किसी भी विषय पर लिखा जा सकता है। गोचर, अगोचर, भला बुरा, काला गोरा, बड़ा छोटा या सुंदर असुंदर, नमकीन स्वादिष्ट जैसे किसी भी विषय पर निबंध लेखन किया जा सकता है। केवल निबंधकार को अपनी प्रतिभा के अनुसार निबंध को अधिक आकर्षक, अधिक मार्मिक, अधिक प्रभावी बनाना चाहिए, ताकि वह पाठकों तक निबंधकार के विचारों को ले जा सके। तो इसका तात्पर्य यह है कि विषय की दृष्टि से
निबंध लेखन पर या निबंध लेखन के संबंध में कोई बंधन नहीं है। निबंध का विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, अत्यंत असीमित है। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि अनेक प्रकार के अत्यंत सामान्य विषय, जैसे हमने पहले उल्लेख किया दांत, कान, आंखें वगैरह या चाय की टूटी प्याली जैसे विषयों पर अत्यंत मार्मिक या रोचक निबंध लिखे गए हैं, तो दूसरी ओर वर्तमान जीवन के गंभीर प्रश्न, समस्या जैसे विषयों पर भी आकर्षक, मार्मिक, प्रभावी निबंध लिखे गए हैं। अब हम विचार करेंगे निबंध के गुण या विशेषताओं के संबंध में। अब निबंध पूर्णतः वैचारिक विधा है और वैचारिक विधा होने के कारण उसे गद्य की कसौटी भी कहा है। तो निसंदेह एक बात तो निश्चित है कि जितनी कठिन विधा होगी, जितना कठिन साहित्य प्रकार होगा, उसका लेखन या उसमें उतने ही अधिक गुण या अधिक विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है। निबंध एक अत्यंत कठिन वैचारिक साहित्य विधा है। ऐसी परिस्थिति में निबंध में भी कुछ गुण या विशेषताओं का होना आवश्यक बताया जाता है। विभिन्न विद्वानों द्वारा निबंध की दृष्टि से जो प्रमुख गुण या विशेषताएं बताई गई है वे इस प्रकार हैं। निबंध का पहला गुण है निबंध की भाषा सरल, सुस्पष्ट और सुबोध होनी चाहिए। अब जैसा कि हम जानते हैं निबंध वैचारिक विधा है। निबंध में अगर कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे या द्वयार्थक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो निसंदेह विचार समझना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ हम अपने विचारों को समझ नहीं पाते, व्यक्त नहीं कर पाते, ऐसी परिस्थिति में दूसरों के विचारों को समझना, उन्हें ग्रहण करना या सही अर्थ में उनका अर्थ निकालना इतना आसान काम नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि केवल निबंध में ही नहीं, किसी भी साहित्य में भाषा का महत्व निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वैचारिक विधा होने के नाते निबंध में तो वह और अधिक बढ़ जाता है। यही कारण है कि निबंध की भाषा सरल, सुस्पष्ट और सुबोध होना बहुत आवश्यक है। निबंध की दूसरी विशेषता है वाक्य छोटे, सरल, भावपूर्ण होने चाहिए। तो निबंध हम जैसा कि वैचारिक विधा है, वैचारिक विधा होने के कारण इसमें लंबे चौड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि लंबे चौड़े वाक्यों को पढ़ना, उनके अर्थ को समझना, उन पर विचार करना मुश्किल काम बन जाता है। ऐसी परिस्थिति में वाक्य छोटे छोटे और सरल, भावपूर्ण होने बहुत आवश्यक होते हैं। निबंध का तीसरा प्रमुख गुण या विशेषता है निबंध में कृत्रिम भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और केवल निबंध में ही नहीं, किसी भी साहित्य में कृत्रिम भाषा उस साहित्य के प्रभाव को घटाती है। ऐसी परिस्थिति में भाषा नैसर्गिक रूप से आनी, भाषा सामान्य बोलचाल के रूप से आनी बहुत आवश्यक होती है। निबंध का चौथा गुण या विशेषता है निबंध लिखते समय शब्दों और वाक्यों का क्रम व्यवस्थित रूप से होना आवश्यक है। प्रत्येक भाषा की अपनी प्रकृति है, अपना स्ट्रक्चर है और उस प्रकृति में ही उस भाषा का सौंदर्य निहित होता है। ऐसी परिस्थिति में शब्दों का क्रम बदल देने से या वाक्यों का क्रम बदल देने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है या अर्थ हानि का खतरा निर्माण हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में भाषा मार्मिक होनी, प्रभावी होनी जितनी जरूरी है, उतना ही शब्दों का क्रम, वाक्यों का क्रम भी जरूरी है, क्योंकि इनसे ही पाठकों पर एक विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। निबंध का पांचवा नियम है विराम चिन्ह और अनुच्छेद का प्रयोग सही रूप में होना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं, हम विचारों को कुछ भागों में विभाजित करते हैं, जिसे लिखते समय जो अलग भाग बनाते हैं उसे अनुच्छेद या परिच्छेद कहते हैं।
सामान्यतः एक परिच्छेद में, एक अनुच्छेद में हम एक विचार व्यक्त करते हैं और जैसे विचार बदलता है उसके अनुसार हम अनुच्छेद बदल देते हैं। दूसरी ओर निबंध को पढ़ते समय कहाँ रुकना है, कहाँ तेज गति से पढ़ना है, किस शब्द पर जोर देना है आदि सबकी दृष्टि से हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। वैसे विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा की देन है, लेकिन आज सभी भारतीय भाषाओं में इसका व्यापक प्रयोग होने लगा है। विराम चिन्हों के प्रयोग से पाठक को कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है या किस शब्द पर जोर देना है वगैरह आदि बातों का परिचय मिलता है और जिससे वह विचारों को सही रूप में पढ़ सकता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ होने की संभावना भी रहती है। ऐसी परिस्थिति में विराम चिन्ह और अनुच्छेदों का समुचित प्रयोग निबंध में करना बहुत आवश्यक माना गया है। निबंध की अगली विशेषता है, निबंध में एक ही बात को घुमा फिरा कर बार बार नहीं लिखना चाहिए। अनेक बार ऐसा होता है कि किसी विचार को व्यक्त करने के चक्कर में लेखक इतना व्यग्र हो जाता है या इतना उसमें तल्लीन हो जाता है कि वह एक ही बात को बार बार घुमा फिरा कर व्यक्त करने लगता है। ऐसा होना निबंध के लिए घातक हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें विचारों का विभाजन करना या विषय का विभाजन करना पड़ेगा और प्रत्येक विभाजन के अनुसार किसी बात को एक समुचित आकार में लिखना पड़ेगा। वह बात बार बार दोहरानी नहीं है, क्योंकि बार बार दोहराने से उसका नकारात्मक प्रभाव पाठकों पर पड़ सकता है और पाठक का ध्यान निबंध की ओर से हट सकता है। निबंध की अगली विशेषता है, निबंध में परस्पर विरोधी बातें या परस्पर विरोधी विचार नहीं लिखने चाहिए। एक निबंध में एक ही, अगर किसी विषय के दो भाग भी है, अगर नकारात्मक और सकारात्मक पहलू भी है, तो एक निबंध में आप सकारात्मक पहलू लिख दीजिए और दूसरे में नकारात्मक पहलू, क्योंकि एक साथ अगर दोनों ही प्रकार के विचार आते हैं तो किसी भी प्रकार के विचार को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में सकारात्मक, नकारात्मक या जो अलग अलग पहलू हैं उनके लिए या जो परस्पर विरोधी बातें हैं उनके लिए अलग अलग निबंधों का प्रयोग करना चाहिए, न कि एक निबंध। निबंध की आखिरी विशेषता है, निबंध लिखते समय विषय सामग्री की सीमा का समुचित ध्यान रखना आवश्यक है। अब प्रत्येक विषय के लेखन के लिए हमें समुचित सामग्री इकट्ठा करनी पड़ती है, अर्थात वह सामग्री हमारे विषय के अनुकूल होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि सामग्री जितनी अनुकूल निबंध उतना अच्छा होगा। सामग्री अगर अनुकूल नहीं होगी तो निबंध भी अनुकूल नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में सामग्री को ध्यान में रखना और सामग्री को ध्यान में रखते हुए निबंध का लेखन करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार के अनेक गुण या विशेषताएं मानी जाती है जो निबंध में होना बहुत आवश्यक माना जाता है। अब हम अंत में निबंध लेखन की प्रक्रिया के संबंध में विचार करेंगे। निबंध एक कठिन विधा है, निबंध एक वैचारिक विधा है और निबंध लेखन एक कला है। जिस प्रकार एक कलाकार तल्लीन होकर अपनी कला का संधान करता है, जैसे अगर कोई मूर्तिकार है तो वह घंटों छिन्नी और हथौड़ा लेकर एक सामान्य पत्थर को एक सुंदर मूर्ति में बदल देता है। एक गायक तन्मय होकर सुरों को साधता है और सुरों के माध्यम से एक कलात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करता है। उसी प्रकार से निबंध भी एक कला है और निबंध भले ही किसी भी विषय पर लिखा जाता हो, लेकिन उस विषय पर लिखना है जिसका हमें या तो पूर्ण ज्ञान है या उस विषय पर निबंध लिखने से पहले हमें पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। हमारा ज्ञान, हमारा विचार जितने व्यापक होंगे उसी के अनुसार हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम अधिक व्यापक विचार नहीं रखेंगे, व्यापक सोच नहीं रखेंगे, तो हम अपने विचारों को उतनी प्रभावी रूप से या उतनी मार्मिकता के साथ व्यक्त नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि जब किसी विषय पर निबंध लिखना है तो प्रत्यक्ष निबंध लेखन से पहले उसकी एक रूपरेखा बनानी बहुत आवश्यक है, क्योंकि और उसी रूपरेखा के अनुसार प्रत्यक्ष निबंध लेखन करना
बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो रूपरेखा है वह एक तो हमारे बल शक्तियाँ जो है उसको और अधिक बढ़ाती है, तो दूसरी ओर जो कुछ हमारी सीमाएं हैं उसे कम करने का या उसे बंधन युक्त रखने का काम रूपरेखा करती है, और हम अपने विचारों से, अपने तथ्यों से भटकते नहीं हैं। अनेक बार पूर्णता वैचारिक विदा होने के कारण तथ्य या प्रत्यक्ष विचारों से भटकने का खतरा निर्माण हो सकता है, लेकिन अगर हम किसी सिस्टम के अंतर्गत, पद्धति के अंतर्गत या रूपरेखा के अनुसार काम करते हैं तो हमारा भटकने का संदेह बहुत कम हो जाता है। सामान्यतः निबंध का लेखन 3 भागों में करना आवश्यक माना जाता है। कुछ विद्वान उसमें चौथा भाग शीर्षक के रूप में भी जोड़ते हैं। तो निबंध का पहला भाग है भूमिका। जब हम निबंध लिखते हैं तब निबंध का पहला परिच्छेद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। निबंध के इस पहले परिच्छेद में संपूर्ण निबंध के बारे में संक्षेप में जानकारी देना आवश्यक होता है। इसे भूमिका देना या इसे विषय प्रवेश करना, प्रस्तावना करना भी कहा जाता है। अब किसी भी प्रकार के विचारों को समझने में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। भूमिका पाठक के मन में या पाठक के हृदय में लेखक के प्रति और विषय के प्रति एक रुचि निर्माण करने का, एक कौतूहल निर्माण करने का काम करती है। इस कारण अत्यंत रोचक, आकर्षक, कौतूहलवर्धक या प्रभावी भूमिका होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही भूमिका हमें आगे पढ़ने की प्रेरणा देती है। अगर भूमिका ही बहुत नीरस है, भूमिका ही अच्छी नहीं है, तो हम आगे भी पढ़ने में नीरस हो जाते हैं, और भले ही चाहे वह आगे अच्छा निबंध हो, लेकिन उसका प्रभाव हम पर नहीं हो पाता है। इसलिए भूमिका लेखन पूरी तैयारी और पूरे कौशल के साथ करना अत्यंत आवश्यक होता है। निबंध की रूपरेखा का दूसरा घटक है, दूसरा चरण है विषय का विस्तार। तो पहले परिच्छेद में भूमिका लिखने के बाद, अर्थात भूमिका में कब हुआ, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ वगैरह जो सारी विषय हैं उनको शांत करने के बाद हमें विषय का विस्तार करना है। अब ये विषय का विस्तार निबंध के विषय के अनुसार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि विषय जिस प्रकार का होगा उसी के अनुसार उसका विस्तार करना है। उसमें जितने भी आवश्यक पहलू है, पक्ष है, विचार है, उनको एक एक कर क्रमबद्ध पद्धति से व्यक्त करना है। साथ ही प्रत्येक पहलू का लेखन एक एक स्वतंत्र परिच्छेद में और विशिष्ट क्रमबद्धता के साथ विशिष्ट पद्धति से करना आवश्यक है। अगर विषय के विस्तार में क्रमबद्धता नहीं होगी तो विषय उलझ सकता है, और फिर ऐसा उलझा हुआ विषय पाठकों के उपयोगी नहीं आता। इस विषय के विस्तार को निबंध का मध्य भाग भी कहते हैं, और यह विस्तार निबंध के विषय के अनुरूप होना बहुत जरूरी है। मतलब अति दीर्घ या अति संक्षेप में विस्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि विषय के अनुसार, विषय की व्याप्ति के अनुसार उसका विस्तार करना बहुत आवश्यक है। तीसरा रूपरेखा का घटक है उपसंहार। उपसंहार से को हम निष्कर्ष भी कह सकते हैं। अंत में एक परिच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण निबंध का सार व्यक्त किया जाता है, उसे निष्कर्ष या उपसंहार कहा जाता है। इसमें विषय का महत्व, विषय से होने वाले विभिन्न प्रकार के लाभ, हानि, अभाव, सीमा या बल आदि को लेकर अपने विचार व्यक्त करने आवश्यक है, जिससे पाठकों के मन में विषय के प्रति एक पूर्णतः ज्ञान हो जाए। पाठकों की कोई भी जिज्ञासा अधूरी या अपूर्ण न रहे और पाठक पूरी तरह से
अपने उद्देश्यों के प्रति सतर्क हो जाए या जिस निबंध के उद्देश्य के प्रति सतर्क होकर उसका पाठ करे। इसलिए लेखक अपने विचार, ज्ञान, आदर्श, उद्देश्य आदि सबको इस भाग के अंतर्गत व्यक्त कर सकता है और यही कारण है कि निबंध की रचना प्रक्रिया में उपसंहार भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वैसे निबंध लेखन में दो चीजें विशेष महत्वपूर्ण होती है, एक विषय सामग्री और दूसरी शैली। विषय सामग्री के अंतर्गत निबंध के विषय को लेकर उपलब्ध सामग्री हमें प्राप्त करनी है और फिर उस उपलब्ध सामग्री को एक व्यवस्थित शैली में ढालना है, व्यवस्थित पद्धति से व्यक्त करना है ताकि वह निबंध अच्छा हो, प्रभावी हो। और ये लेखन, भूमिका लेखन, विषय का विस्तार और उपसंहार, इन तीन भागों के अंतर्गत करना बहुत आवश्यक माना जाता है। कुछ विद्वान इसके साथ एक चौथा भाग जोड़ देते हैं, वह शीर्षक। क्योंकि किसी भी विषय का शीर्षक जितना आकर्षक, जितना प्रभावी, मार्मिक होगा, उतना ही पाठकों के मन में उसके प्रति एक आकर्षकता निर्माण होती है। निबंध में भी शीर्षक का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। शीर्षक प्रभावी, मार्मिक, विषय को स्पष्ट करने वाला तथा विषय या विस्तार के आधार पर शीर्षक का प्रयोग करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार इन चार रूपों में हम कह सकते हैं कि हम मार्मिक रूप से निबंध का लेखन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये निबंध का संक्षिप्त परिचय है। धन्यवाद।